नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। बीपीएससी वाला के इस कॉन्सेप्ट बूस्टर बैच में आप सभी का स्वागत है। यह बैच 70th बीपीएससी को टारगेट करते हुए बनाया गया है, लेकिन इस बैच से आपका 71st 72nd सभी बीपीएससी आप इससे कवर कर पाएंगे। आने वाली जो भी स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं उसको भी आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई में हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि इकोनॉमी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। और वैसे ही अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करें तो वहां तो लगभग सब कुछ समान ही रहेगा। तो सभी बच्चे इसको देख सकते हैं, जो बच्चे टीचर्स का एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टेट पीसीएस या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट बूस्टर बैच को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स था उसको पढ़ लिया, उसके बाद नेशनल इनकम देख लिया, और आज हमको इन्फ्लेशन पढ़ना है, यानी मुद्रास्फीति, जिसको सामान्य भाषा में हम महंगाई कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले इसको शुरू करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी महंगाई को लेकर के मैं बात करूं, तो देखो महंगाई के बारे में क्या बोला जाता है। देखो महंगाई जो है ना, एक महीने से दूसरे महीने के बीच में भी मापी जाती है। जैसे मान लो कि प्याज है, ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि प्याज है, ठीक है, प्याज का रेट नवंबर महीने में क्या था, दिसंबर में क्या हो गया। मान लो कि 2 नवंबर को क्या था और ठीक 2 दिसंबर को क्या हो गया। तो मंथ से मंथ ऐसे भी इन्फ्लेशन को नापा जाता है, और ठीक ईयर टू ईयर भी नापा जाता है। जैसे कि मान लो कि प्याज का जो मूल्य है वो 1 अप्रैल 2023 को इतना था, और प्याज का जो मूल्य है वो 1 अप्रैल 2024 को इतना हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ईयर टू ईयर और मंथ टू मंथ आप महंगाई को मेजर करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महंगाई क्या होती है, या फिर जिसको हम सामान्य तौर पर इन्फ्लेशन कहते हैं या मुद्रास्फीति कहते हैं। ये मुद्रास्फीति क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर किसी एक समय को हम ले लें, तो एक समयावधि में अगर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप जो बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा प्याज का था, कि मान लेते हैं कि प्याज का जो सामान्य प्राइस था वो था 100 रुपए। प्याज का सामान्य प्राइस 100 रुपए था, जनरल प्राइस 100 रुपए था, और मान लेते हैं कि इसकी कीमत हो गई 110 रुपए। तो 100 से बढ़कर हो गई 110 रुपए, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो एक समयावधि में चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, इसका अगर प्राइस लेवल बढ़ जाए तो हम उसको कहेंगे, या इंक्रीज इन प्राइस हो जाए तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। सेम अगर हम मान लो इस प्याज का दाम, जनरल जो रेट है, जनरल प्राइस जो है वो 100 है, और मान लेते हैं कि ये 90 हो गया, तो इसको हम कहेंगे डिफ्लेशन। तो एक इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन, इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए इन्फ्लेशन के बारे में। अब देखिए इन्फ्लेशन जो है वो क्या करता है। इन्फ्लेशन जो है वो जो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी है, या फिर जो वैल्यू ऑफ द मनी है, उसको कम कर देता है। अब आप कहोगे सर कि कैसे परचेजिंग पावर ऑफ द मनी कम हो गया या वैल्यू ऑफ द मनी कम हो गया। मान लीजिए अगर मैं उदाहरण ही दे रहा हूं, तो ओनियन का मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मान लो कि ओनियन का जो दाम है वो है 50 रुपए प्रति केजी। ठीक है, और इन्फ्लेशन के बाद इसका जो दाम हो गया वो हो गया 100 रुपए प्रति केजी। ठीक है, यानी महंगाई के बाद जब महंगाई हो गई तो उसका दाम 100 रुपए प्रति केजी हो गया। अब मान लो कि आप जो है वो एक नोट लेकर जाते हो 100 रुपए का। ठीक है, दोनों केसेस में 100 रुपए का एक नोट लेकर आप चले गए। इस समय आप गए तो आपको 2 केजी प्याज मिल गया, यानी इसी 100 रुपए से आपको 2 केजी प्याज मिल गया। और जब अगली बार आप 100 रुपए लेकर के गए इस टाइम पर, तो जब इन्फ्लेशन हो चुका है उस टाइम पर जब आप जाएंगे तो आपको 1 केजी ही प्याज मिला। यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपए तो वही था, लेकिन एक समय आपको 2 केजी प्याज मिला, और एक समय उसी 100 रुपए से आपको 1 ही केजी प्याज मिला। यानी जो आपकी वैल्यू, जो मनी थी, उसकी वैल्यू कम हो गई। यानी आपके 100 रुपए का जो नोट था उसकी वैल्यू कम हो गई, और साथ ही साथ आपकी जो क्रय क्षमता थी वह भी कम हो गई। पहले क्रय क्षमता 2 केजी की थी उसी 100 रुपए के नोट से, बाद में क्रय क्षमता या परचेजिंग पावर कम होकर 1 केजी हो गई उसी 100 रुपए के नोट से। ठीक है, तो इस कारण से कहा जाता है कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी विल डिक्रीज एंड ऑल्सो
मैं कहूं तो वैल्यू ऑफ द मनी विल डिक्रीज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या कि भैया ये जो है इन्फ्लेशन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। दूसरा जो मैंने आपको डिफ्लेशन बताया, डिफ्लेशन का मतलब अगर प्राइस राइज हो रहा है 100 से 110 हो गया प्याज का दाम तो इन्फ्लेशन, अगर प्राइस जो है वो कम हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का तो उसको हम कहेंगे डिफ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा जो है वो डिफ्लेशन है, जिसको हम हिंदी में अपस्फीति कह देते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अगला जो हमारा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, वो है इन्फ्लेशनरी गैप की। और ठीक ध्यान रखिएगा, जैसे हम इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ेंगे वैसे ही हम डिफ्लेशनरी गैप भी पढ़ लेंगे। तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप मतलब केवल जो है वो जो मीनिंग है बस उसका अंतर है, जो चीजें रहेंगी वो सेम रहेगी। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक क्या होता है, एक जो होता है वो होता है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एक जो चीज आपको इसके लिए समझना है वो है एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरी चीज जो आपको जाननी है वो है एग्रीगेट डिमांड। जो एक चीज समझना है वो है एग्रीगेट सप्लाई और दूसरी चीज जो जाननी है वो है एग्रीगेट डिमांड। इन दोनों को जब हम समझ जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मान लो कि जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। फुल एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि सभी लोगों के पास रोजगार है, लेकिन यहां पर आपको उन व्यक्तियों को इग्नोर करना पड़ेगा, उन सोना बाबुओं को इग्नोर करना पड़ेगा जो जानबूझकर नौकरी नहीं करते। तो जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड है, जो जानबूझकर नहीं काम करना चाहते, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो मान लो कि जो हमारी इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, यानी सभी के पास रोजगार है, सबके पास काम है। ठीक है, उस समय क्या होगा? उस समय जो होगा ना, मान लो कंपनी है तो सबके पास रोजगार है, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो वैसे सभी कंपनियों में सब लोग काम कर रहे हैं, किसान भी काम कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हुआ टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म। सब लोग काम कर रहे हैं तो टोटल आउटपुट तो हो ही जाएगा, क्योंकि हर लोग काम कर रहा है। किसान खेती का काम कर रहा है, कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, तो सब कोई काम कर रहा है। यानी मैं इस केस में ये मान रहा हूं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, यानी पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था है। और इस केस में क्या होगा? इस केस में जितना भी सप्लाई होगा वो सप्लाई डिमांड के इक्वल होगा, क्योंकि सबके पास रोजगार है तो सब कोई उत्पादन प्रक्रिया में भाग भी लेगा, यानी सब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में भी भाग लेगा, और साथ ही साथ सबके पास रोजगार है मतलब सबके पास पैसा भी है तो सब कोई डिमांड भी करेगा। तो कहा जाता है कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट पर जितना डिमांड है जितना सप्लाई है दोनों इक्वल है, यानी डिमांड और सप्लाई, या मैं कहूं तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, यानी अगर अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट पर है तो एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये तो पूरे अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जिससे आपको इन्फ्लेशनरी गैप समझ में आएगा। मान लीजिए क्या हुआ कि जो ये डिमांड है ना, जो ये मांग है, मान लेते हैं वह बढ़ गई। किन कारणों से बढ़ी इस पर हम आगे आएंगे, लेकिन मान लीजिए कि यह जो डिमांड है इसको बढ़ाया गया। तो सोचिए आप कि जब यह डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ गई। अब जब ये डिमांड मान लो इतना हो गया, ठीक है, पहले डिमांड और सप्लाई देख ही रहे हैं आप, इक्वल था, दोनों का जो लेंथ ब्रेथ है सब आप दिख रहा है इक्वल है दोनों रेक्टेंगल का। अब जो है डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई तो उतनी है नहीं, तो एक क्या क्रिएट हो गया? एक जो है वो क्रिएट हो गया गैप। यहां देख रहे हैं आप, यहां पर एक गैप आपको दिख रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई नहीं बढ़ी है तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कि डिमांड जो है वो 10 पेन की है और सप्लाई 4 पेन की है, तो एक गैप बनेगा 6 पेन का, यानी 6 पेन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से यहां पर एक गैप बन गया एक्सेस डिमांड के कारण। इस गैप को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप, यानी इन्फ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा
एग्रीगेट सप्लाई से। समझ रहे हैं? यानी इन्फ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से एट, मतलब आप जो है इसको उसी ढंग से समझिए, इन्फ्लेशनरी गैप इसको कहते हैं, यानी मुद्रास्फीति अंतराल इसको कहते हैं। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशनरी गैप इज द अमाउंट बाय विच एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। तो ऐसी जो अवस्था होगी इसको कहा जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। और ये क्यों होगा प्यारा बच्चा? देखो, ये इसलिए होगा, अब डिमांड कोई क्यों ज्यादा करेगा? डिमांड तभी होगा ना ज्यादा जब आपके पास पैसा आ जाएगा। मान लो कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे डिमांड करोगे? तो मान लो कि मनी सप्लाई बढ़ गया, तो मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा ज्यादा पैसा आएगा, आप ज्यादा डिमांड करोगे। मान लेते हैं कि आपके शहर के दुकान के पास 10 आईफोन है, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि सबको पैसा दे दिया गया, सबके पॉकेट में पैसा चला गया, तो फिर पता चलेगा कि उस आईफोन की दुकान में लाइन लग जाएगी। आईफोन 10 है, खरीदने वाले 50 हो गए, यानी डिमांड 50 है, सप्लाई 10 का है, तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। इसी गैप को, मतलब मैं सामान्य भाषा में कहूं तो कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। यहां पर हालांकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को हम समझते हैं, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, तब ऐसा हो जाएगा। साथ ही साथ मान लो कि कंपनियों ने खूब इन्वेस्टमेंट किया, कंपनियां खूब रॉ मटेरियल खरीद रही हैं। अब सोचो कंपनी जो है वो खूब रॉ मटेरियल खरीद रही है, तो रॉ मटेरियल भी तो लिमिटेड है, कच्चा माल भी लिमिटेड है, कंपनियां खूब इन्वेस्ट कर रही हैं, सारी चीजें क्या है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा इससे? ऑब्वियस सी बात है कि चीजें जो हैं वो चीजों का डिमांड ज्यादा हो जाएगा और सप्लाई उतना नहीं रहेगा। समझ गए? यानी कंपनियां भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कंपनियां भी अगर खर्च कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा डिमांड कर रही है। तो ज्यादा डिमांड कर रही है और सप्लाई अगर सीमित रहेगा तो एक गैप बन जाएगा। तो अगला ऑप्शन वही है कि अगर कंपनियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया तो डिमांड ज्यादा, लेकिन सप्लाई तो वही रहेगी। रॉ मटेरियल का मैंने खूब डिमांड कर दिया, मान लो मैंने कच्चे माल का खूब डिमांड कर दिया, मैंने जो है इस पेन के लिए जो ये प्लास्टिक है इसका डिमांड खूब कर दिया, लेकिन सप्लाई नहीं है। तो कंपनियों ने तो इन्वेस्टमेंट किया और रॉ मटेरियल का डिमांड किया, लेकिन सप्लाई नहीं है, तो उससे भी महंगाई बढ़ जाएगी। यानी डिमांड और सप्लाई में जहां मिसमैच आएगा वहां पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। डिमांड जैसे ही बढ़ जाएगी वैसे ही महंगाई का लेवल जो है वो बढ़ेगा। अगला जो है फिस्कल डेफिसिट। अब देखो, बजट में अगर सरकार खूब खर्च करे, खूब जो है एकदम पैसा, मान लेते हैं सड़क पर मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे मान लो कि खूब खर्च कर रही है, या फिर आपको फ्री में, मान लो मुफ्त में आपको 3-3 हजार 5-5 हजार रुपया दे रही है, उस केस में क्या होगा? सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। और ऐसा जब होगा तो इसका मतलब है कि क्या कर रही है सरकार? सरकार खूब पैसे आपको बांट रही है, और जैसे ही खूब पैसा आपको मिलेगा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ते ही इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है, अगर मान लो कि कंज्यूमर जो है उनका खर्चा खूब बढ़ जाए, मान लो कंज्यूमर को लगे कि भाई मैं जो है एसी भी खरीद लूं, फ्रिज भी खरीद लूं, हो सकता है भविष्य में दाम बढ़ जाएगा, मैं BMW भी खरीद लूं, तो अगर कंज्यूमर का भी जो खर्च है या कंजम्पशन है वो भी अगर बढ़ गया तो क्या होगा? वो भी अगर बढ़ गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें डिमांड को बढ़ा रही हैं, ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का कारण है। मैंने आपको दिखाया था वो अभी जो बॉक्स, उसमें क्या था कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, तो आपके मन में सवाल आएगा ना कि ये बढ़ा कैसे? तो बढ़ा ऐसे, मनी सप्लाई को बढ़ाकर कंपनियों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे, फिस्कल डेफिसिट हो गया, साथ ही साथ जो कंज्यूमर है वो भी ज्यादा कंज्यूम करने लगा, इन सब के माध्यम से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाए। अब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा तो जो चीजें यहां के लिए थी वो यहां की नहीं होकर कहां चली जाएंगी? वो चली जाएगा मान लो USA। अब क्या होगा? यहां पर जो है उन चीज की किल्लत हो जाएगी। जैसे मान लो आम है, आम का एक्सपोर्ट खूब चला गया USA में, जब खूब USA में एक्सपोर्ट हो गया आम का, तो यहां के लोगों के लिए आम की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा रहेगी, तब भी क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा, या फिर मैं कहूं तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा डिमांड और सप्लाई के बीच, ठीक है। तो यही जो है ये कारण है इन्फ्लेशनरी गैप के, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से डिफ्लेशनरी गैप भी होता है। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है? डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? चीजों का दाम कम हो जाना। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर 100 से 110 गए तो इन्फ्लेशन है, 100 से 90 आए तो इसका मतलब है डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ? कि डिफ्लेशन की स्थिति वह है जब
क्या हो, सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो। मान लो मार्केट में पूरा टमाटर बिखरा पड़ा है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तो दुकानदार क्या करेगा, उस टमाटर का दाम कम कर देगा। ठीक है, तो मैं अगर कहूं तो मान लो कि 100 रुपए की चीज है वो 90 रुपए में कब मिलेगी, जब इसमें आप यूजुअली देखिएगा कि डिमांड बहुत कम हो गया, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो दुकानदार बोलेगा 90 रुपए में लेकर जाओ। तो डिफ्लेशनरी स्पाइरल किसको कहेंगे, तो देखो डिफ्लेशनरी गैप किसको कहेंगे, तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड था, ये था एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर दोनों इक्वल थे, मैंने आपको बताया। एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हुआ। अब एग्रीगेट जो डिमांड की जगह पर अब हमने डिमांड बढ़ाया था, मान लो अब हम जो है वो डिमांड को कम कर दें। ठीक है, मान लो एग्रीगेट डिमांड इतना हो गया, डिमांड कम हो गया, पिछले वाले केस में डिमांड बढ़ा था, तो बताइए एक गैप क्रिएट हो गया ना इतना दूर का, ये तो गैप बन गया। इस गैप को कहा जाएगा, एक गैप बन गया, यानी चीजें जो हैं वो ज्यादा हैं, मांग उसका कम है। मान लो चीजें हैं 10 केजी, मांग 5 केजी का है, या चीजें 10 केजी है, मांग 8 केजी का ही है, या 5 केजी का है, 4 केजी का है, तो एक गैप बन जाएगा। चीजें 10 केजी, मांग 4 केजी, गैप बनेगा 6 केजी का। यही 6 केजी जो है उनका जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, और ये डिफ्लेशनरी गैप कैसे क्रिएट होगा, पिछला वाला जो गैप था वो ज्यादा पैसा आने से क्रिएट हो गया था, क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा डिमांड। ये वाला जो गैप है वो कम पैसे के कारण होगा, यानी मनी सप्लाई को अगर हम डिक्रीज कर दें तो डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा। सरकार खर्च कम करे तो डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा। कंपनियां सेव ज्यादा करें तब भी होगा, लोग सेव ज्यादा करें तब भी ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, और मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज आरबीआई भी करता है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। ठीक है, मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि डिफ्लेशनरी गैप भी उसी तरीके से क्रिएट होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अगला जो है वो एक शब्द होता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, यानी मुद्रास्फीति सर्पिल। मुद्रास्फीति सर्पिल कहने का मतलब क्या होता है, समझते हैं इसको। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या है, जैसे मान लो कि चीजें महंगी हो गई, तो जब चीजें महंगी हो जाएंगी, मान लो प्याज की कीमत 100 थी और प्याज की कीमत 110 हो गई, तो जब ऐसा होगा तो जो भाई कंपनी का वर्कर है वो भी तो बोलेगा ना कि भाई मेरा भी वेजेज या भी मेरा भी वेतन बढ़ाओ, क्योंकि मार्केट में चीजें मुझे महंगी मिल रही हैं। पहले मैं 100 रुपए में खरीदता था प्याज, पहले मैं 50 रुपए में टमाटर खरीदता था, अब दाम 50 से 75 हो गया, 100 से 110 हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो मार्केट में जब महंगाई होगी तो जो कंपनियों के जो वर्कर होंगे वो भी जो है वो ज्यादा वेतन की मांग करेंगे, क्योंकि मार्केट में महंगाई ज्यादा है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर जब इस प्रकार की एक प्रक्रिया देखने को जब आपको मिलेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर कंपनियां क्या करेगी, कंपनी क्या अपना नुकसान सहेगी, कंपनी क्या अपना नुकसान सह करके उसको वेतन देगी, नहीं। कंपनी क्या करेगी कि कंपनी कंज्यूमर से उस सामान का दाम ज्यादा लेगी, अपना प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा उसका, अब उस कंज्यूमर से ही उस दाम को वसूलेगी, यानी हम और आपसे उस दाम को वसूलेगी। ठीक है, तो पहले मान लो कि एक पेन की फैक्ट्री थी। ठीक है, इस पेन की फैक्ट्री में यह पेन जो है वो मान लेते हैं कि 1000 रुपए में मिलता था। अब क्या हुआ, जो फैक्ट्री के वर्कर हैं उन्होंने हड़ताल करना शुरू किया कि भाई हमारा सैलरी बढ़ाओ। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है वो इस पेन का दाम बढ़ा देगी। कंपनी जैसे ही इस पेन का दाम 1000 से मान लो 1050 कर दी, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, ग्राहकों पर ही तो पड़ेगा, क्योंकि वो ग्राहकों से ही तो वसूलेगी, और क्या करेगी, जो वसूला हुआ धन है वो जो सैलरी मांग कर रहे हैं उनको दे देगी। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। देखो ये स्पाइरल कैसे क्रिएट होता है, थोड़ा सा इसको हमको समझना है कि ये कैसे स्पाइरल क्रिएट हो रहा है। देखो जब इन्फ्लेशन हाई है तो फिर क्या होगा, जैसे ही इन्फ्लेशन हाई होगा वैसे ही चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, जो वर्कर्स हैं वो हाई सैलरी की डिमांड करेंगे, ज्यादा महंगाई पर वर्कर्स ज्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे, ज्यादा सैलरी की डिमांड जैसे ही वर्कर्स करेंगे, कंपनियां क्या करेगी, कस्टमर से ज्यादा प्राइस वसूलेगी, और कस्टमर से ज्यादा प्राइस वसूलेगी तो फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगा। यानी इन्फ्लेशन था और दोबारा इन्फ्लेशन आ गया। ध्यान से समझिएगा, इन्फ्लेशन है, डिमांड मान लो ज्यादा है इकोनॉमी में, सप्लाई मान लो कम है, महंगाई है, महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, वर्कर्स ने सैलरी की ज्यादा डिमांड की, वर्कर्स ने जल्दी ज्यादा ही सैलरी की डिमांड की, तो कंपनियों ने
कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस लेना शुरू किया, और जैसे ही कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस लेना शुरू किया, फिर से क्या हुआ, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ गया। यानी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, फिर दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, तो देखो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के कारण सैलरी ऑफ वर्कर जो है वो इंक्रीज की मांग होने लगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग के कारण वो हुआ। फर्म ने ज्यादा पैसा कस्टमर से चार्ज किया, और ज्यादा चार्ज करने के कारण फिर से इन्फ्लेशन आ गया। यानी इन्फ्लेशन था और फिर से इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, सेम गोज विथ डिफ्लेशनरी स्पाइरल। डिफ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब क्या है? डिफ्लेशनरी स्पाइरल है मतलब पहले वहां पर क्या था, वहां इन्फ्लेशन था, यहां मान लो इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशनरी स्पाइरल। तो क्या है, चीजों का दाम कम है, चीजों का दाम कम है, इसका मतलब है कि कंपनियों को भी लाभ कम होगा। भाई जो चीज है वो बिक ही नहीं रही, डिमांड है ही नहीं, तो डिमांड है ही नहीं तो कंपनियों को क्या करना पड़ा, कंपनियों को जो है वो चीजों का दाम कम करना पड़ा। मान लो ये रिमोट है, इसका जो प्राइस है वो मान लो कि 1000 रुपए था, अब क्या हुआ, ये बिक ही नहीं रहा, तो कंपनी ने बोला कि भैया तुम 980 में ही इसको खरीद लो। ठीक है, तो फॉल इन प्राइस हुआ। फॉल इन प्राइस का मतलब कि कंपनियों को फायदा कम हुआ। कंपनियों का फायदा कम होगा तो कंपनी लोगों को रोजगार से हटाएगी, ले ऑफ करेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी। और जैसे ही ऐसा होगा कि मान लो कंपनियों ने लोगों को रोजगार से हटाना शुरू किया, कॉस्ट कटिंग शुरू करना शुरू किया, तो अब क्या होगा, डिमांड फिर से कम होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास रोजगार होगा ही नहीं, और जब लोग के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वो डिमांड कैसे करेंगे? रोजगार होता तो उनके पास पैसा आता, पैसा आता तो वो ज्यादा डिमांड करते, लेकिन जब रोजगार ही छीन गया तो डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम हो जाएगा तो फिर से चीजों का प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो फॉल इन प्राइस, कंज्यूमर जो है वो ले ऑफ, कंपनी जो है वो ले ऑफ करेगी क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रही, ले ऑफ करेगी मतलब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों के पास इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा मतलब लोग कम डिमांड करेंगे, और कम डिमांड करेंगे तो क्या होगा, चीजों का दाम कम ही रहेगा, डिमांड ही नहीं है उस चीज की तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उसका प्राइस ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो प्राइस पहले भी कम था, फिर दोबारा से कम हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको, एक तरह से ये स्पाइरल है, चक्र है जो घूम रहा है। ठीक है, इतना आपको याद अगर रहेगा तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 3 प्रकार के इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में हम 3 चीजों को देखेंगे, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल कॉजेज। ठीक है, इन तीनों में क्या है, डिमांड पुल मतलब डिमांड ज्यादा होने के कारण, कॉस्ट पुश का मतलब क्या है कि जो इनपुट कॉस्ट है वही ज्यादा हो गया, और एक है स्ट्रक्चरल कॉजेज। तीनों के बारे में हम बारी बारी से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये 3 है, इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डिमांड पुल। डिमांड पुल तो आप वैसे भी समझ गए, क्या है डिमांड पुल का मतलब कि डिमांड जो है वो ज्यादा हो गया, सप्लाई कम है, चीजों की मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है। विजयदशमी के समय दूध की मांग ज्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, दूध वाला दुकानदार दूध का रेट बढ़ा देता है। जब विवाह का सीजन है तो क्या होगा, फ्लाइट्स जो है वो भर भर के फ्लाइट्स में लोग टिकट कराते हैं, डिमांड ज्यादा है, फ्लाइट्स वाले अपना टिकट बढ़ा देते हैं। सभी जगहों पर आपको यह दिखेगा कि जहां पर भी डिमांड ज्यादा हो रहा है, जिस भी जगह पर, उस भी जगह पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि सप्लाई अगर कम है तो वहां पर आपको एक इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, जिसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये ऐसा कैसे होता है, कैसे लोग ज्यादा डिमांड करते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि लोगों के डिमांड करने का एक प्रमुख कारण क्या है कि उनकी इनकम बढ़ गई। इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो मान लो बैंक से उनको लोन सस्ता मिलने लगा, तब भी तो इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सरकार खूब खर्च कर रही है, सरकार खूब पैसा लुटा रही है, तब भी लोगों को इनकम मिल जाएगी, या फिर ब्लैक मनी के माध्यम से भी लोगों को इनकम मिल सकता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, इन्फ्लेशन आ गया। और इसके पीछे का कारण क्या है, लोगों के पास पैसा आना। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से क्या किया, टैक्सेस को कम कर दिया, इंटरेस्ट को कम कर दिया, जिससे आपके पास ज्यादा पैसा आ गया। सरकार खूब खर्च कर रही है, या फिर ब्लैक मनी से इकोनॉमी में पैसा है, तीनों माध्यम से महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लो खूब पैसा मैं धन कमाया हुआ हूं, सब कोई जो है खूब 2 नंबर का पैसा कमाया हुआ है, खूब करप्शन करके कमाया हुआ है, क्या होगा, वो पैसा जो है इकोनॉमी में जाएगा जब, तो चीजों को के दाम को महंगा कर देगा, क्योंकि डिमांड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद मैंने जैसा बताया कि सरकार भी खूब पैसा खर्चा करे, सरकार जो है वो क्या करे, सरकार टैक्स कट कर दे, आपको टैक्स में छूट दे दे, तो टैक्स में छूट दे देगा तो आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। मान लो 1 लाख का 10% कटता था तो आपको 90,000 आता था सैलरी, अब 1 लाख का
5% ही कटेगा तो आपके हाथ में 95,000 होगा। तो ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा डिमांड, ज्यादा डिमांड मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन। ये याद रखना है कि पैसा जैसे ही आपके हाथ में ज्यादा आएगा तो ये उम्मीद है कि आप ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड करेंगे सप्लाई कम होगा तो महंगाई हो जाएगी। तो वो ज्यादा पैसा कैसे आएगा? चाहे तो सरकार जो है वो ढीली ढाली नीतियां अपनाए, सरकार जो है खूब मुफ्त की रेवड़ी बांटे, या फिर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दे, या फिर ब्लैक मनी के माध्यम से। तो ये जो है ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगला जो है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट पुश, या जिसको लागत धक्का नहीं लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब है कि मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लास में बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, यानी लैंड, लेबर, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मान लीजिए कि जो इनपुट प्राइस है उसी का दाम बढ़ गया। जैसे मान लो कि कच्चा माल का दाम बढ़ जाए, ठीक है। अब आप मान लो आपको जो है ब्रेड मिलता है, अब मान लेते हैं मैदा का दाम बढ़ गया, या फिर लेबर्स ने जो है वो स्ट्राइक कर दिया कि मेरे वेजेस को बढ़ाओ। तो लैंड, लेबर, इन सारी चीजों का, रॉ मटेरियल्स, तो जो उस वस्तु को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, मान लो उसी सब चीजों का दाम बढ़ गया, ठीक है। मान लो कोई वस्तु बन रही है और उस वस्तु का जो है, उस वस्तु को बनाने के लिए जो जो चीजें हमको चाहिए उसका दाम बढ़ गया। जैसे मान लेते हैं कि मुझे ब्रेड बनाना है, और क्या हुआ, ब्रेड बनाना है तो मैदा का दाम बढ़ गया, ठीक है। या फिर वर्कर्स हाई सैलरी की डिमांड करने लगे जो ब्रेड बनाते थे, या फिर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसका भी दाम बढ़ गया, अब उसकी गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल लगेगा, ज्यादा दाम का। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, तो इस पाव रोटी का दाम या ब्रेड का दाम क्या करना पड़ेगा? इस ब्रेड के दाम को बढ़ाना पड़ेगा। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या हुआ? जो इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ उसको कहा जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि जैसे ही इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा लगने लगेगा, तो हो सकता है कि सप्लाई में भी कमी देखने को मिले, ठीक है। डिमांड बनी हुई है लेकिन हो सकता है कि सप्लाई जो है वो कम हो जाए, आपूर्ति जो है वो कम होने लगे। क्यों? क्योंकि इस चीज को बनाने में ही ज्यादा दाम लगने लगा, ठीक है। तो इस कारण से एक इन्फ्लेशन क्रिएट होगा जिसको हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगला है स्ट्रक्चरल जो कॉजेज है या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? ये सामान्य तौर पर ये जो विकासशील और लो इनकम कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसका लेना देना उस देश की अर्थव्यवस्था से है, और अगर इस स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को आपको हटाना है तो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, पूरे उस आर्थिक प्रणाली में बदलाव करना पड़ेगा। तो इसका जो लेना देना है ना, वो पूरी इकोनॉमी की स्ट्रक्चर से लेना देना है। कैसे? इस प्रकार का इन्फ्लेशन कैसे आता है? जैसे मान लो कि सरकार ने एमएसपी दिया, और सरकार एमएसपी दे रही है, और सरकार एमएसपी में राइस क्या एमएसपी ज्यादा दे रही है, और मान लेते हैं दाल के लिए नहीं दे रही है, तो क्या होगा? राइस के लिए ज्यादा दे रही है, दाल के लिए नहीं दे रही है, तो किसान क्या करेगा? इसका खूब उत्पादन करेगा, क्योंकि सरकार इसमें खूब एमएसपी दे रही है, और इसका उत्पादन कम कर देगा। इसका उत्पादन कम कर देगा तो क्या होगा? जो दाल है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, और दाल की सप्लाई कम होने के कारण क्या होगा? महंगाई दाल में, मतलब दाल का जो रेट है, सप्लाई चूंकि कम हो गया तो इसकी डिमांड तो बनी हुई है, इस कारण से जो ये है, ये इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने एमएसपी से संबंधित ऐसा निर्णय लिया था कि राइस को देंगे, दाल को नहीं देंगे। तो ये क्या है? पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, पूरी जो प्रणाली है, पूरी जो अर्थव्यवस्था है, उसके स्ट्रक्चर में ही बदलाव करना पड़ेगा अगर आपको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन से बचना है तो। क्योंकि सरकार को या फिर देश की अर्थव्यवस्था को पूरे ढंग से बदलना होगा, पूरी उसकी स्ट्रक्चर, पूरी उसकी संरचना बदलनी होगी। तो ये जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, ये आप कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था या फिर देश की पूरी तरीके से जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो पूरी जो आर्थिक प्रणाली है देश की, उस कारण से जो मुद्रास्फीति जनरेट होती है उसको हम कहते हैं संरचनात्मक। अब जब इसको दूर करना होगा तो पूरी आर्थिक प्रणाली को ही हमको जो है वो बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो है हम वो देखते हैं, ये आसान है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर इन्फ्लेशन। और जो इसको कैसे हम इसको नापेंगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन लेस देन 4% रहे, और जब इन्फ्लेशन लेस देन 4% होगा ना, तो वो रोजगार को सृजन करेगा, रोजगार को बढ़ावा देगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर जो है वो इसी का ऐसे ही टाइप का कर्व मैंने सुना था फिलिप कर्व के बारे में।
तो क्या है सर, थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ने से कैसे जो है वो रोजगार मिलेगा। जैसे देखो, लेकिन मैंने यहां पर एक शब्द बोला है, इन्फ्लेशन बहुत नहीं बढ़ना चाहिए, कितना, लेस देन 4%। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कोई चीज है 100 की, उस चीज की मान लो कोई चीज है 100 रुपए का, सैनिटाइजर है मान लो 100 का। अब उस चीज की थोड़ी सी डिमांड बढ़ी और उस चीज का दाम जो है वो मान लो 103 रुपए हो गया, हो गया। तो बताइए जब 100 की चीज 103 में बिकेगी तो कंपनियों को फायदा होगा। तो आप कहोगे कि हाँ सर कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि कंपनी को लगेगा कि चीजों का डिमांड बढ़ रहा है, तब मुझे उसका ज्यादा दाम मिल रहा है। तो जब ज्यादा दाम मिलेगा तो कंपनियां ज्यादा उत्पादन करेंगी कि नहीं? तो यस सर, प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगी, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। प्रोडक्शन ज्यादा करेंगी तो हवा में प्रोडक्शन करेंगी या लोगों को रोजगार देके करेंगी? तो आप कहोगे कि सर लोगों को रोजगार देगी। यानी आपने देखा कि चीजें महंगी हुई लेकिन फिर भी लोगों को रोजगार मिला। यानी कहने का मतलब है कि अगर कंट्रोल्ड वे में इन्फ्लेशन बढ़े, कंट्रोल्ड वे में इन्फ्लेशन बढ़े तो वो रोजगार सृजन करती है, मींस इट विल इंक्रीज जॉब इन द इकोनॉमी। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और इसीलिए जब आप मॉनेटरी पॉलिसीज के बाद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरबीआई ने 4+-2 जो है 4+-2 का एक बैंड बनाकर रखा है हेडलाइन सीपीआई के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा उस समय। ठीक है, कि इतना जो है इसके से इसके बीच में महंगाई होनी चाहिए। यानी 4+-2 का मतलब 2 से लेकर 6 जो है यह महंगाई का लेवल होना चाहिए, यह महंगाई का रेंज होना चाहिए, क्योंकि जब महंगाई कंट्रोल्ड वे में बढ़ती है तो उससे रोजगार सृजन होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो है वॉकिंग, सेम है, 4% तक बढ़ा तो हो गया आपको क्रीपिंग यानी रेंगती हुई। 4 से लेकर 9-10% तक हुआ तो आप कहोगे रनिंग। और 4 से लेकर 10% तक अगर महंगाई हो रही है तो इसका मतलब है कि सरकार को अलार्म मिल रहा है कि भैया अब स्थिति बिगड़ने वाली है। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है सरकार के लिए, घंटी बज चुकी है। ठीक है, अगला जो है कहा गया, ये हो गया वॉकिंग, सॉरी रनिंग नहीं वॉकिंग। तो सबसे पहले क्रीपिंग रेंगती हुई, फिर चलती हुई, चलती हुई में कितना, तो 4 से लेकर 10% तक। फिर आ जाएगा रनिंग। रनिंग का मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है वह डबल डिजिट में पहुंच गया, मतलब 10 से लेकर 20-30% पे पहुंच गया। और अगला जो है वो होगा हाइपर इन्फ्लेशन, जो जिम्बाब्वे वगैरह में आपको देखने को मिला, जहां पर 100%, 150%, 300% जो है इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं, क्रीपिंग मतलब रेंगती हुई, लेस देन 4% अगर इन्फ्लेशन है तो वो क्रीपिंग है और ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी साइन भी है। उसके बाद क्रीपिंग के बाद रेंग लिए, फिर अब चल लो, चलेंगे तो 4 से लगभग 9-10%। ये जो होता है ना, ये अलार्मिंग कंडीशन है, मतलब इसमें घंटी बज रही है कि भैया महंगाई बढ़ रही है अब। अगला जो है रनिंग इन्फ्लेशन, लगभग 20-30% महंगाई हो गई, मतलब लगभग डबल डिजिट में चली गई। और उसके बाद हाइपर, मतलब कि अब तो पूरा अपरंपार दे दनादन महंगाई हो गई है, जो 100 रुपए की चीज थी पता चला वो 10,000 में मिल रही है। ठीक है, उसको हम कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला जो है वो एक शब्द है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? टोटल इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था की जब हम कुल महंगाई की बात करें, टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की कुल महंगाई की बात करें तो हम कहेंगे कि हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की कुल महंगाई की हम बात करें तो हम कहेंगे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय इसी हेडलाइन सीपीआई को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में यही हेडलाइन सीपीआई रोल प्ले करता है। मतलब जब हम बात कर रहे हैं ना कि मॉनेटरी पॉलिसी जब हम आगे पढ़ेंगे, 4+-2 जो रेंज है वो इसी हेडलाइन सीपीआई का बोला जाता है। यानी हेडलाइन सीपीआई का मतलब हुआ, या हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि क्या मतलब हुआ कि इट इज द टोटल इन्फ्लेशन ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, टोटल इन्फ्लेशन। अगला जो है वो कोर है। तो पहले हमने हेडलाइन बता दिया, अगला कोर है। कोर का मतलब है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप एनर्जी और फूड रिलेटेड आइटम्स को माइनस कर दीजिए। हेडलाइन क्या है? पूरी इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन ऑफ एन इकोनॉमी हम हेडलाइन हो गया। अब उसमें से आप फूड और एनर्जी रिलेटेड आइटम्स को जब माइनस कर देंगे तो बनेगा कोर इन्फ्लेशन। यानी हम कह सकते हैं कि कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल आइटम्स। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ,
कि फूड एंड फ्यूल आइटम्स को माइनस करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फूड और फ्यूल आइटम्स जो होते हैं ना, वो बहुत वोलेटाइल होते हैं, रेगुलर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो ये वोलेटाइल आइटम है, इसको हमने माइनस कर दिया हेडलाइन इन्फ्लेशन से, तो हमारा निकल गया कोर इन्फ्लेशन। तो आलोचकों का कहना है कि भैया फिर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों यूज करता है, उसको तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो वोलेटाइल आइटम्स भी हैं जो रेगुलर चेंज होते रहते हैं, जैसे उसमें फूड भी है, फ्यूल भी है, तो हेडलाइन का नहीं प्रयोग करना चाहिए, हमको कोर इन्फ्लेशन देखना चाहिए, क्योंकि कोर में बुनियादी चीजें हैं। हेडलाइन में तो वैसी चीजें हैं जो फूड है, फ्यूल है, जो रेगुलर चेंज होता है, तो इसलिए उसको शामिल नहीं करना, मतलब उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है अभी तक हेडलाइन सीपीआई का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, डिफ्लेशन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब प्राइस का 100 से 90 हो गया तो क्या हो गया, डिफ्लेशन। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस गिरना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को जो है वो हम निगेटिव इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, डिफ्लेशन को हम निगेटिव इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और डिफ्लेशन काफी बुरा है। डिफ्लेशन क्यों बुरा है, डिफ्लेशन का मतलब क्या हो गया, डिफ्लेशन का मतलब है कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। यही तो मतलब हुआ कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, चीजें रखी पड़ी हैं लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो लोग जब मान लो चीजें रखी हुई है और लोग जब उसको खरीदना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है, इसका मतलब है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। यानी डिफ्लेशन का कंडीशन तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है, जब जो इकोनॉमी है वो बुरे फेज से गुजर रही होती है। इकोनॉमी में रोजगार नहीं होता, रोजगार नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो फिर डिफ्लेशन ही होगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो डिफ्लेशन का केस क्या है, डिमांड कम सप्लाई तो बनी हुई है। तो डिमांड कम कैसे होगी, रोजगार ही नहीं रहेगा, क्योंकि रोजगार होता तो पैसा होता। तो इसका मतलब है डिफ्लेशन जो है वो इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि ये जो है लो जॉब्स, इकोनॉमिक स्लो डाउन, इन सारी चीजों को ये दिखाता है डिफ्लेशन, ठीक है। इसको याद रखना। जैसे कोरोना के समय क्या था, लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो चीज क्या हो गया, फिर उसी स्थिति में क्या हुआ, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, अब दुकान पे जाइएगा तो दुकानदार बैठा हुआ है, क्यों, क्योंकि लोग खरीदने वाले ही नहीं है। क्यों, लोग बस पैसा नहीं है कोविड के समय। तो वो जो कंडीशन था वो क्या था, स्लो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया था, लो जॉब्स का कंडीशन था, ठीक है। तो ये डिफ्लेशन है, क्लियर है। तो मैं यहां पर एक चीज आपको यहां पर और थोड़ा सा यहां पर बताने का प्रयास करता हूं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्या है, मान लो कि कोई चीज है, मान लो ओनियन है, प्याज है, प्याज की कीमत 100 से हो गई 110, और एक बार प्याज की कीमत जो है वो हो गई 90। ये वाला जब 100 से 90 हुई, इसको कहा गया डिफ्लेशन। 100 से 110 हुआ, इसको कहा गया इन्फ्लेशन। लेकिन अब सोचो 90 वाले में क्या है, ये तो बहुत कम हो गया भाई, नुकसान हो गया, लॉस ऑफ जॉब्स है। इसको कोशिश किया जाएगा कि इसको बढ़ाया जाए, यानी 90 से 95 किया जाए, और इसको कोशिश किया जाएगा कि 110 से 103-4 किया जाए। तो जब कोशिश ऐसी हो कि डिफ्लेशन से वापस इधर लेकर आना है, ये जनरल प्राइस लेवल है, ये जनरल प्राइस लेवल है, तो कोशिश ऐसी हो कि डिफ्लेशन से वापस इस जनरल प्राइस के लेवल पर आना है, तो इसको हम कहते हैं री इन्फ्लेशन। यानी डिफ्लेशन से वापस जनरल प्राइस लेवल की तरफ जाना है। और जब ये कोशिश हो कि इन्फ्लेशन से वापस, यानी महंगाई से वापस जनरल प्राइस यानी सामान्य मूल्य स्तर पर आना है, तो इसको कहते हैं हम डिसइन्फ्लेशन। ये दो बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। रहेगा दोनों बात ध्यान में, समझ में आया। तो कहने का मतलब है, एक हो गया जब चीजें सस्ती हो गई हैं, वापस से आप जनरल प्राइस लेवल पर आना चाहते हैं, तो वो री इन्फ्लेशन। और जब चीजें महंगी हो गई है, वापस से आप जनरल ऊपर से नीचे आना चाहते हैं, तो डिसइन्फ्लेशन, वापस से आना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यही जो है ये आपको समझना है, जो मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें आपको यही समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये है ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, ये तो दाम बढ़ रहा है, ये इन्फ्लेशन है, ये जो है वो दाम बढ़ रहा है, ये इन्फ्लेशन है। उसके बाद क्या है, ये डिसइन्फ्लेशन है। मैंने क्या बोला, इन्फ्लेशन से
नॉर्मल प्राइस लेवल में आना, यानी इन्फ्लेशन हो गया था 110 हो गया था, वापस आ रहे हैं, वो डिसइन्फ्लेशन है। अब बहुत कम हो गया, अब पता चला कि 100 से 110 हुआ था, अब 110 से हम नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो डिसइन्फ्लेशन। अब पता चला कि 100 से भी नीचे चले गए, जनरल प्राइस से भी, तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन। अब 90 पे पहुंच गए, अब 90 से वापस हमको क्या करना है, 100 की तरफ मूव करना है, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेशन। ठीक है, तो ये चारों कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिसइन्फ्लेशन, जब हम नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करेंगे तो री इन्फ्लेशन। ठीक है, कैसे किया जा सकता है ये प्रयास, देखो, जब हम इन्फ्लेशन से नीचे आना चाहते हैं, ठीक है, यानी महंगाई है और हम कम होना चाहते हैं, यानी 100 का प्याज था 110 हो गया था, 110 से हम नीचे आना चाहते हैं 100 की तरफ, तो कैसे हो सकता है, क्या करो, मनी सप्लाई को कम कर दो। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो चीजों का दाम कम हो जाएगा, तो 110 से वो नीचे आ जाएगा। उल्टा कैसे होगा, 90 की चीज को हमको 100 की तरफ ले जाना है, तो क्या करो, लोगों के पास पैसा बढ़ा दो, यानी मनी सप्लाई बढ़ा दो। कैसे बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। कैसे घटा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। बैंक आपको महंगा इंटरेस्ट देगा तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं तो डिमांड नहीं, डिमांड नहीं तो 110 से नीचे आ जाएंगे आप, मतलब 110 से चीजों का डिमांड नहीं होगा तो दाम कम, यानी 110 से प्याज का दाम 100 की तरफ आएगा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट खूब कम कर दिया, पैसा खूब आ गया, तो 90 की चीज अब 95 में लोग खरीदने लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है, मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो फिर आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे इस केस में, रिफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, डिसइन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को आप कम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और है, एक होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ही शायद इस बार आपके सवाल परीक्षा में पूछा था। स्टैगफ्लेशन का मतलब तो बड़ा भैया कमाल का है। आप ये जानते थे, अभी आपको मैंने बताया कि अभी मैंने आपको एक बात बताई कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल्ड है, ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति या महंगाई अगर कंट्रोल्ड है, यानी नियंत्रित तरीके से बढ़ रही है, जो आपने देखा क्रीपिंग इन्फ्लेशन में, तो क्या होगा, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें महंगाई जो है वो लंबे समय तक बढ़ी हुई है, काफी हाई है, महंगाई काफी हाई है, काफी ज्यादा है, लंबे समय तक, लंबे समय तक, तो उस केस में क्या होगा, जॉब जो है वो कम हो जाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। एक केस अगर कंट्रोल्ड है इन्फ्लेशन तो जॉब्स क्रिएट होंगे। एक केस जब इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ गया, अब मान लो 100 की चीजें 1000 में बिक रही है, तो आप सोचो कि अगर 100 की चीजें 1000 में बिक रही है तो क्या इसको लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो जब 100 की चीजें 1000 में अगर बिक रही है और लोग अगर नहीं खरीदेंगे इस चीज को, तो इसका मतलब है कि कंपनियां लोगों को रोजगार नहीं देंगी, रोजगार नहीं देगी तो क्या होगा, मार्केट में जॉब नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एक केस है कि 100 की चीज 103 में बिक रही है, उस समय कंपनियां जॉब्स क्रिएट करेंगी। लेकिन 100 की चीज अगर 10,000 में बिक रही है, 15,000 में बिक रही है, तो कंपनियां रोजगार से लोगों को हटाएंगी, कॉस्ट कटिंग करेंगी, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा जब केस हो जिस केस में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हो, उस केस को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। यानी ऐसी स्थिति, सेकंड नंबर केस वाली, ये वाला बी नंबर, ऐसी स्थिति जब इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो उस केस को कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी स्तर उच्च हो और इन्फ्लेशन का भी स्तर उच्च हो, तो इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, याद रखिएगा। So the condition of the economy when both inflation and unemployment are at a high level, दोनों है एक साथ, तब हम उसको स्टैगफ्लेशन कहेंगे। रिफ्लेशन तो आपको बता ही दिया। स्क्यूफ्लेशन क्या है, स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि जब किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए, बाद बाकी जो कमोडिटी है उसका प्राइस लेवल ठीक ठाक है। जैसे मान लो कि दाल, आपने बहुत बार देखा होगा मार्केट में कि दाल का दाम बहुत बढ़ गया, टमाटर का दाम बहुत बढ़ गया, लेकिन आलू का दाम नॉर्मल है, यानी किसी एक कमोडिटी का दाम बढ़ गया, वन ग्रुप ऑफ कमोडिटी का दाम बढ़ गया, लेकिन दूसरे ग्रुप का दाम नॉर्मल है। इसको हम कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, यानी भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है
एक छोटा सा टॉपिक है। क्या है? देखिए, मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाती है? WPI से और CPI से। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि सर मुद्रास्फीति को हमको मापना है तो हम कैसे मापेंगे? तो मैं कहूंगा कि मुद्रास्फीति दो तरीके से आप मापेंगे। जैसे मान लो कि आप जो है अगर ये कहेंगे कि भैया मैंने होलसेलर से जाकर कोई चीज खरीदी, तो उसके लिए अलग तरह से मापना होगा। कंज्यूमर होलसेल लेवल पर अलग तरीके से मापना है, और कंज्यूमर जो खरीद रहा है उसके लेवल पर अलग तरह से नापना है। तो जब आप रेफरेंस क्या ले रहे हैं? होलसेल, थोक, ठीक है, थोक की वस्तुओं में दाम कितना बढ़ा, तो आप क्या बोलेंगे? होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जब आपका रेफरेंस थोक है, थोक मतलब होलसेल है, उस समय जब आप मुद्रास्फीति को मापेंगे, उसके लिए जो आप इंडेक्स या सूचकांक का इस्तेमाल करेंगे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा। जब आप कंज्यूमर के स्तर पर महंगाई को नापेंगे, यानी हमारे और आपके स्तर पर जो चीजों का दाम बढ़ गया है, उसको अगर हम उस स्तर पर जब हम महंगाई को नापेंगे तो हम उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे। आरबीआई 2014 से रघुराम राजन ने जब अनाउंसमेंट किया है तो आरबीआई सीपीआई का इस्तेमाल करता है, ध्यान रखना है, आरबीआई सीपीआई का इस्तेमाल करता है। तो आप समझ गए कि जब आप थोक के स्तर पर महंगाई को नापेंगे तो आप क्या कह रहे हैं? आप उस महंगाई को कैसे नापेंगे? उसके लिए कौन सा इंडेक्स बनाएंगे? उसके लिए आप WPI बनाएंगे। जब आप कंज्यूमर के स्तर पर यानी हमारे और आपके स्तर पर महंगाई नापेंगे तो उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, तो दोनों ऑब्वियसली अलग अलग टाइप से आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कंज्यूमर के स्तर पर नापा जा रहा है, ये थोक के स्तर पर नापा जा रहा है, और इसमें वैल्यू जो है थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में टैक्सेस ना ऐड होते हैं, जिसके कारण उसकी वैल्यू ज्यादा दिखती है। WPI में टैक्सेस ऐड नहीं होते हैं, ठीक है, तो इस कारण से उसमें जो वैल्यू है वो कम दिखता है। ठीक है, तो ये WPI और होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। एक और प्राइस इंडेक्स होता है प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, एक हालांकि और भी होता है जिसको हम कहते हैं GDP डिफ्लेटर, जिस पर हम और कभी बात करेंगे। वो भी महंगाई को ही नापता है, GDP डिफ्लेटर। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन दोनों पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच के अगर अंतर को हम देखें तो जैसा मैंने बताया कि जो चीजें बल्क में बेची जाती है, थोक में बेची जाती है, उनके प्राइस लेवल में क्या चेंज आया है। मान लो ये चीज है, इसको बल्क में बेचा गया, ठीक है, और फिर बल्क में बेचा जा रहा है, तो इसमें कोई चेंज आएगा? मान लो आज इसका प्राइस मान लो बल्क में 1000 रुपए है, कल इसका प्राइस मान लो बल्क में ही बेचा जा रहा है और 1200 हो गया, तो चेंज आया। तो जब बल्क में चीजें जो बेची जा रही हैं उसका जब प्राइस हम उसका प्राइस चेंज क्या हुआ, जब हम ये निकालते हैं तो उसके लिए जो हम इंडेक्स यूज करते हैं वो कहते हैं WPI। इट इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ होलसेल प्रोडक्ट, यानी थोक वाला जो प्रोडक्ट है इसके प्राइस में जो बदलाव हुआ है इसको हम कहते हैं WPI। और जो कस्टमर जो रिटेलर को पे करता है, हम जो है जाकर के मान लेते हैं टमाटर खरीदे, और टमाटर खरीदने के बाद हम पाए कि भैया टमाटर महंगी हो गई है, नवंबर में इतना था, दिसंबर में इतना हो गया, तो उसको हम कहते हैं, उस इंडेक्स को जब मापा जाता है कंज्यूमर के स्तर पर जब महंगाई मापी जाती है तो वो CPI है। याद रखिएगा, होलसेल स्तर पर महंगाई WPI, कंज्यूमर के स्तर पर महंगाई CPI। ठीक है, इसको कौन निकालता है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इसको पब्लिश करता है। इसको जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पब्लिश करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, इसका भी जो बेस ईयर है वो 2012 है। ठीक है, यानी आधार लेना पड़ेगा कि भैया आधार वर्ष में महंगाई ये थी, अभी ये है, आधार वर्ष में चीजों का दाम ये था, अभी ये है, तो कुछ ना कुछ आधार लेना पड़ेगा, तो 2012 को लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है ना, ये जो है हर महीने की 14 तारीख को पब्लिश होता है, हर महीने की 14 तारीख को पब्लिश होता है। और इसमें जो है WPI में क्या है, ओवरऑल जो WPI है वो मंथली पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा, ओवरऑल WPI मंथली पब्लिश होता है, तो वो ही ध्यान आपको रखना है। और CPI भी हर महीने ही पब्लिश होता है। ठीक है, तो मंथली है, ये हर महीने की 14 तारीख को होता है। लेकिन इसमें ना कुछ ग्रुप्स हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब हम ना कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हम आगे पढ़ेंगे, उस ग्रुप्स का जो होता है ना उसका इंडेक्स अलग अलग समय पर आता है। तो WPI का जो कुछ ग्रुप है, जैसे एनर्जी प्रोडक्ट है, पावर है, इसके बारे में जो बातें आती हैं वो वीकली आती हैं, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स मंथली आता है। तो आप ओवरऑल इंडेक्स ही याद रखिए। ठीक है, अभी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। उसके बाद क्या है इसमें ये जो है प्रोडक्शन के लेवल पर मापा जाता है, ऑब्वियसली बात है। और CPI जो है वो क्या है,
बताइए, अगर मैं ये कहूं कि सीपीआई जो है वो डेली हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसके स्तर पर मापा जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये प्रोडक्शन के स्तर पर मापा जाता है, WPI, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेजरमेंट में ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन है, मैंने बताया प्रोडक्शन के स्तर पर, होलसेल के स्तर पर, और ये फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कस्टमर पे करता है, सबसे अंतिम तो कस्टमर ही है, ठीक है। प्राइस जो पेड है, प्राइस इज पेड बाय होलसेलर, डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, और जो प्राइस जो है वो होलसेलर, डीलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो पे करता है। और यहां पर प्राइस कौन पे करता है? यहां पर प्राइस जो है वो कस्टमर पे करता है। तो प्राइस जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को जब हम मापते हैं तो होलसेल में जो सामान खरीदता होगा, होलसेल में जो सामान खरीदता होगा उसके वही पे करता होगा। तो होलसेल में कौन खरीदता है सामान? हम और आप खरीदते हैं क्या? नहीं, डीलर खरीदता है या मैन्युफैक्चरर खरीदता है। तो प्राइस पेड इनके द्वारा होता है, और जो रिटेलर से सामान खरीदते हैं वो कस्टमर पे करता है। तो सीपीआई में कस्टमर पे करता है और डब्ल्यूपीआई में हमारा डीलर पे करता है, ठीक है। और उसी के आधार पर हम देखते हैं चीजों का दाम ज्यादा हुआ या कम हुआ। इसमें जो है 697 आइटम्स हैं, जिसमें प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं। इसमें जो है वो 448 आइटम्स रूरल एरियाज में है और 460 आइटम्स अर्बन इलाके में है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि रूरल और अर्बन दोनों होता है सीपीआई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज जो रूरल में नहीं होती है अर्बन में होती है। जैसे मान लो होम रेंट है, हाउस रेंट मिलेगा क्या वहां? गांव में कोई हाउस रेंट पे रहता है नहीं, लेकिन शहरों में रहता है, इसलिए ढेर सारे आइटम्स इसमें अलग हैं और उसमें अलग हैं, मतलब कुछ कम ज्यादा है, ठीक है। अब हम जब ये हम एक बार थोड़ा सा ग्रुप को देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करें सीपीआई में, तो सीपीआई में ना इतने सारी चीजें हैं। क्या क्या है? फूड को, सर्विसेज को, हाउसिंग को, फ्यूल को, क्लोथिंग को, इस तरीके से एक लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। ये कंपोनेंट है जो कि हम सीपीआई में देखते हैं, ठीक है। अब इस कंपोनेंट का ना वेटेज होता है, उस वेटेज के आधार पर ही हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। जैसे फूड एंड बेवरेजेस का जो वेटेज है वो 45.86 है, जो कि सीपीआई में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वेटेज के आधार पर, यानी कहूं मैं तो ऐसे बोल सकता हूं, देखो दो बास्केट है, एक सीपीआई एक डब्ल्यूपीआई। सीपीआई के बास्केट्स में भी कुछ आइटम्स हैं और इनका जो है वो इन्फ्लेशन निकाला जाता है। जैसे आपने देखा 448 और 460 आइटम्स है, तो इस बास्केट में 448 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, 460 शहरी क्षेत्रों के लिए। तो एक थैला है जिसमें 448 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आइटम है और 460 शहरी क्षेत्रों के लिए आइटम है। दूसरा थैला है जिसमें 697 आइटम है। तो इन 697 आइटम्स का जो है वो प्राइस चेंज निकाला जाता है और इसमें 448 और 460 आइटम्स का प्राइस चेंज निकाला जाता है, ठीक है। यही जो है जीडीपी डिफ्लेटर रोल प्ले करता है जब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर ना आइटम्स की संख्या फिक्स है और उसी आइटम्स का जो है वो प्राइस चेंज देखा जाता है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जब आप पढ़ेंगे ना, तो चूंकि उसमें जीडीपी में पूरा गुड्स आता है, फाइनल गुड्स आता है, तो वहां ना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं, तो उसको हम अलग देखेंगे। लेकिन अभी देखिए कि एक दो बास्केट है और इन दोनों बास्केट्स में आइटम्स हैं, जैसे इसमें 448 आइटम्स। तो ऐसा मैं अगर बनाऊं तो दो आइटम्स है, दो बास्केट है, एक बास्केट ये, एक बास्केट ये मान लो सीपीआई का बास्केट है। सीपीआई रूरल में 448 है और सीपीआई अर्बन में 460 है। तो दो बास्केट हो गया सीपीआई का, और एक बास्केट डब्ल्यूपीआई का है जिसमें 697 आइटम्स है और इसी का प्राइस चेंज देखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो है वो हम क्या देखते हैं, इसमें जो है हम होलसेल के स्तर पर क्या प्राइस चेंज हुआ, यानी जब होलसेल डीलर खरीद रहा है या मैन्युफैक्चरर कोई सामान खरीद रहा है तो उस चीज में उसके प्राइस में क्या अंतर देखने को मिला। जैसे मान लो कि होलसेलर है, कोई एक सामान खरीदने गया, ठीक है, कोई एक चीज खरीदने गया, तो वो जो होलसेलर वो चीज खरीदा, फिर वो चीज बाद में भी खरीदा, दोनों में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो यहां पर होलसेल प्राइस इंडेक्स में उसको हम मापेंगे, ठीक है। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं कि एक होलसेलर है, वो जो है मान लो प्लास्टिक खरीदने गया, प्लास्टिक खरीदने गया तो होलसेल में खरीदेगा, तो प्लास्टिक का दाम उसको एक बार दिखा 1000, अगली बार दिखा 1200। तो होलसेलर खरीदने गया, यानी होलसेलर पे किया एक बार 1000, एक बार 1200। तो ये तो प्राइस चेंज हुआ ना। इसको जो मेजर करेगा, जो इंडेक्स इसके लिए है वो डब्ल्यूपीआई है, जो सूचकांक इसको बताएगा वो डब्ल्यूपीआई है। हम और आप गए, कोई आइटम खरीद लिए और उसमें प्राइस चेंज हो रहा है, जैसे मान लो कोई फूड आइटम खरीद लिया, ठीक है, या सर्विसेज में कुछ हेल्थ ले लिया, हम और आप गए तो फिर हेल्थ सर्विसेज का दाम बढ़ गया, तो यहां पर देखेंगे उसके लिए सीपीआई है।
ये भी ध्यान रखना है कि सीपीआई में सर्विसेज काउंट होता है, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज काउंट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के बीच का एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। नो सर्विसेज इन डब्ल्यूपीआई, और इसमें जो है वो सर्विसेज काउंट होता है, यानी सर्विसेज का प्राइस अप डाउन होगा तो वो डब्ल्यूपीआई में नहीं बताया जाएगा। जैसे मान लो हेल्थ सर्विस है, आप हेल्थ फैसिलिटी मान लो यूज कर रहे हैं, चिकित्सा सेवा यूज कर रहे हैं, पता चला उसमें दाम बढ़ गया, ठीक है, तो उसको यहां से मापा जाएगा सीपीआई से, डब्ल्यूपीआई से नहीं मापा जाएगा। तो डब्ल्यूपीआई केवल वस्तुओं के लिए होता है और सीपीआई वस्तुओं और सेवा दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो हमने सीपीआई में देख लिया कौन कौन से जो है आइटम्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, और इसी तरीके से डब्ल्यूपीआई में इस प्रकार के कंपोनेंट है। देखो इसमें 3 ग्रुप है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का ग्रुप है, एक प्राइमरी आर्टिकल का, और एक फ्यूल पावर का। वही मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग ग्रुप है और उसका वेटेज अलग अलग है। यही मैं आपको वहां पर बता रहा था कि मैं इसको आगे बताऊंगा, जब मैंने कहा ना वो यही है। क्या है, इसमें अलग अलग ग्रुप है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो जैसे देखो, जो ये बात हो रही है ना कि 697 आइटम्स था, कहां लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ द प्राइमरी आर्टिकल्स। तो ये सब क्या है, डब्ल्यूपीआई में 3 ग्रुप है। तो 3 ग्रुप में एक है प्राइमरी आर्टिकल्स, एक आपने देख लिया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, और एक आपने देख लिया फ्यूल पावर। तो यही लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स है उसका हम वीकली जारी करते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स मंथली जारी होता है। और ये तीनों जो आपने देखा, प्राइमरी आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चर गुड्स और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और फ्यूल एंड पावर, इन तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग जो आइटम है वो है 697, और इसमें जो आइटम है वो 448 और 460 है, ठीक है। सीपीआई ना 4 प्रकार का होता है, सीपीआई 4 प्रकार का होता है। एक सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, एक सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर, एक सीपीआई रूरल लेबरर, और एक सीपीआई जो है रूरल अर्बन कंबाइंड। ऊपर का जो 3 है, ऊपर का जो 3 था वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, ये देखो ऊपर का जो 3 है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसका डेटा कंपाइल करता है। लेकिन चौथा जो है, जो मैंने आपको बताया सीपीआई रूरल अर्बन या सीपीआई कंबाइंड, ये एनएसओ करता है। पहले तो सीएसओ करता था, अब इसको एनएसओ करता है। एनएसओ नेशनल हो गया, अब तो ये सीएसओ प्लस एनएसएसओ मिलकर एनएसओ हो गया है, ठीक है। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत है। और बेस ईयर देखो, तो मैं क्या बता रहा हूं, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर्स और रूरल लेबरर्स, ये कौन कर रहा है, ये करता है लेबर ब्यूरो या लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। लेबर मतलब लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी श्रम मंत्रालय कर रहा है। और जो चौथा है उसको एनएसओ कर रहा है, ठीक है। अब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर काफी लिखा हुआ है, कैसे है, अगर बैंकों ने मान लो या फिर आरबीआई ने क्या किया, ब्याज दर कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही हम कम करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे वैसे ही क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे वैसे ही लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, पैसा कम पहुंचेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो एक तरीका तो ये है, यानी मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दो। मनी सप्लाई को डिक्रीज करने का तरीका है इंटरेस्ट को बढ़ा दो, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है फिस्कल पॉलिसी, सरकार भी कुछ मेजर ले सकती है। जैसे सरकार क्या करे, सरकार जो है ना वो मुफ्त की रेवड़ी ना बांटे, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी बांटेगी तो लोगों को फ्री में पैसा मिलेगा, फिर डिमांड होगा। मुफ्त की रेवड़ी ना बांटे, सरकार जो है वो टैक्स को तार्किक आधार पर बढ़ाए। तो सरकार अगर टैक्स को इंक्रीज करेगी तो आपके हाथ में पैसा कम होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सरकार अगर मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटेगी तो फ्री में पैसा नहीं मिलेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी जो है वो एक तरीका है, यानी फिस्कल पॉलिसी मेजर्स भी सरकार ले सकती है। तीसरा तरीका और भी है, सप्लाई मेजरमेंट मेजर्स है कुछ कुछ। जैसे सप्लाई मेजरमेंट मेजर्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं तो जैसे सरकार जो है वो प्रोडक्शन, कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए सरकार टैक्स इंसेंटिव दे। तो कंपनियों को जब सरकार टैक्स इंसेंटिव देगी तो क्या होगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा जो डिमांड को मैच कर लेगा, ठीक है। तो बहुत बार क्या है, जैसे मान लो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है या नॉर्मल है, तो सप्लाई को भी बढ़ा दो ना भाई डिमांड के। मान लो 10 चीजों की डिमांड है, 5 ही अवेलेबल है, क्या करो, इस 5 जो अवेलेबल है, जो 5 सप्लाई है उसको 10 बना दो,
तो उसके लिए क्या तरीका है, कंपनियों को इंसेंटिव देना। तो यहां ध्यान रखिएगा शब्द, सरकार कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव देगी तब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन लोगों को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, उसको लोगों को टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन कंपनियों को वो क्या कर सकती है, वो टैक्स इंसेंटिव या टैक्स छूट दे सकती है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, वैसी वस्तुएं का निर्यात ना हो जिन वस्तुओं का सप्लाई जो है वो कम है। पता चला कि हमारे यहाँ सप्लाई कम है और हम उसका निर्यात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, डिमांड ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएगी। हमारे यहाँ प्याज नहीं आ रहा, प्याज दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो चीजें यहाँ महंगी हो जाएंगी। तो इस चीज का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, पता चला बहुत बार क्या होता है, बहुत बार जो है वो कुछ जो व्यापारी लोग मिलकर के क्या कर लेते हैं, उस चीजों को जमा कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, बाद में जो है उस चीजों को महंगे दामों पर बेचते हैं। जैसे मान लो कि एक शहर है, वहां पर 50 व्यापारी है, सबने टमाटर जो है वो स्टॉक होल्डिंग कर ली, उसकी जमा कर लिया। अब टमाटर उस शहर में मिल ही नहीं रहा, अब क्या करेंगे, वो धीरे धीरे टमाटर को शहरों में डालते जाएंगे। क्या होगा, टमाटर जो है 100 रुपए 200 रुपए किलो बिकेगा। क्यों? क्योंकि टमाटर था नहीं, जैसे ही थोड़ा थोड़ा टमाटर आया, सब लोग लेकर पैसे लेकर खड़े हो गए। तो इन सब चीजों को भी सरकार को देखना पड़ेगा। यानी जो ये इलीगल तरीके से प्राइस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो उसको भी दूर करना पड़ेगा। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसको प्रॉपर ढंग से लागू करना पड़ेगा। ठीक है? एमएसपी भी इंक्रीज कर सकती है सरकार, ताकि जो हमारी फूड आइटम्स की अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे, किसान जो है वो खाद्यान्न का उत्पादन करता रहे। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ये सारी चीजें अपना सकती है। ठीक है? तो ये जो है ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? यहां पर एक चीज और है जो आप जान सकते हैं या समझ सकते हैं, जो मैं आपको अंतिम में बताना चाहता हूं। देखो, एक चीज ये है कि बहुत बार ये सवाल भी पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ा। तो देखो, इन्फ्लेशन का इफेक्ट अगर मैं बात करूं कि कोई फिक्स्ड इनकम जिसका है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप का है, यानी उसको मंथली सैलरी आती है, मंथली सैलरी आती है। तो आप सोचो कि मुझे मंथली सैलरी आती है, फिक्स्ड है, मान लो मुझे हर महीने 15,000 आता है, तो मैं 15,000 में अभी जो महंगाई है, नॉर्मल जो है, मान लो जनरल प्राइस है, तो मैं 5,000 बचा लेता हूं। लेकिन मान लो महंगाई बढ़ गई, आटा चावल दाल सबका दाम बढ़ गया, तो क्या होगा, मैं 15,000 की सैलरी में पहले 5,000 बचा लेता था, अब क्या होगा, अब जब महंगाई बढ़ जाएगी तो 15,000 की सैलरी में 2,000 बचा पाऊंगा। यानी फिक्स्ड इनकम वाले ग्रुप को महंगाई बढ़ने से नुकसान है। ठीक है? दूसरा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको क्या है, तो उद्योगपतियों को तो फायदा है। कैसे फायदा है भाई? वो देखेंगे कि क्या देखेंगे कि चीजों का दाम, मान लो कि क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है, मान लो कि आलू टमाटर का सबका दाम बढ़ गया, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या बोलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो क्या करेगा, मान लो आलू प्याज का दाम बढ़ गया है, तो वो क्या करेगा, 100 की चीज का दाम 120 कर देगा। यानी जितना दाम मार्केट में बढ़ा नहीं चीजों का, उससे ज्यादा दाम वो वसूलने लगेगा। और जब आप पूछने जाएंगे कि क्यों इतना दाम हो गया भाई, पहले तो 100 ही में मिलता था, तो कहेगा कि भाई पहले ये पेन 100 में मिलता था, लेकिन अब क्या बताऊं, बहुत महंगाई है। यानी बाहर की जो महंगाई बढ़ी, उसके कारण उसने अपने प्रोडक्ट का जो दाम बढ़ाया ना, वो उसके अनुपात में ज्यादा बढ़ा दिया। बाहर में महंगाई बढ़ी है, ये ठीक बात है, इन्फ्लेशन है, तभी हम लिख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई है लेकिन उतनी नहीं थी जितना इन्होंने बढ़ा दिया, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो भैया फायदा ही है, और रोना गाएंगे कि भाई महंगाई हो गई। उधार देने वाले के साथ क्या होगा, और उधार लेने वाला, दो है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उधार देने वाला और उधार लेने वाला, इनके साथ क्या होगा, जो उधार दे रहा है, जो उधार दे रहा है उसको भैया दुख है इसमें। कैसे? मान लो कि मैं वरुण हूं और मैंने उधार दिया राजीव को, कितना दिया, 100 रुपए। राजीव ने कहा कि वो मुझे 105 रुपए लौटाएगा, राजीव ने कहा कि वो मुझे 105 रुपए लौटाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, मेरे को 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 5% ज्यादा मिल रहा है। राजीव को मैंने 100 रुपए दिया, राजीव ने इससे भिंडी खरीदी, और भिंडी का दाम था 25 रुपए किलो। कितना था? 25 रुपए किलो। राजीव पैसा लिया है, ध्यान रखना, मैंने पैसा
दिया है, तो वरुण ने पैसा दिया है, ठीक है, सर ने पैसा दिया है, ये याद रखना, राजीव ने लिया है। अब वो क्या किया, जो वरुण कुमार से 100 रुपए उसने लिया था, वो 100 रुपए ले जाकर के दुकान में दे दिया, मुझे बोला भिंडी दे दो, भिंडी वाले ने 4 केजी भिंडी उसको दे दिया। आ गया उसके पास, खाना वाना बना लिया, खा लिया। फिर क्या हुआ, वरुण ने कहा कि भैया मेरा पैसा लौटाओ, तो राजीव बोला पैसा चाहिए, चलो भाई दे देते हैं। 105 रुपए राजीव ने वरुण को दे दिया। वरुण सोचा कि भैया राजीव भिंडी खाता है, हम भी खाएंगे, चला गया वही भिंडी वाले दुकान के पास। लेकिन अब क्या हुआ था, भिंडी का दाम हो गया था 50 रुपए की, जो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, या 30 रुपए हो गया, 40 रुपए हो गया, तो 50 रुपए किलो हो गया। वरुण गया, बोला भाई 100 रुपए दे रहा हूं, लाओ भिंडी। 100 रुपए दिया तो उसको 2 ही किलो भिंडी दिया, या 105 रुपए पूरा दे दिया वरुण कुमार ने। कह रहा सर 2 ही किलो होगा, तो कहेगा ये कि बताओ मेरे 100 रुपए से अभी कुछ महीने पहले जब राजीव खरीदने आए तुम उसको 4 किलो दिए, अभी हमको तुम 100 की जगह 105 रुपए में 2 ही किलो दे रहे हो, तो हमको तो घाटा हो गया। हालांकि हमको ब्याज मिला 5 रुपए, लेकिन हमको तो घाटा हो गया। तो कहेगा क्या करोगे बाबू भैया, महंगाई है। यानी महंगाई की मार वरुण कुमार पर पड़ी जो उधार दिया था। यानी उधार देने वाला रोता है, उधार लेने वाला, इधर राजीव जो है हंसेगा कि अच्छा बेटा भिंडी खाना था, खाओ अब जाके। तो ये उधार देने वाला और उधार लेने वाले का यही मामला है, ठीक है, समझ गए आप। तो यही इफेक्ट है, यही जो इफेक्ट है वो आपको देखने को इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपने इन्फ्लेशन में पढ़ी। छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा, अच्छे ढंग से इसको याद करिएगा, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं, अच्छे ढंग से पढ़िए, अच्छे ढंग से तैयारी करिए, अगली बार मॉनेटरी पॉलिसी में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।